the student, today we are start your important topic is the hypertension and anti-hypertension. So let's start your topic is hypertension. Hypertension is defined as a physiological condition where there is an increase in the artery blood pressure above a normal blood pressure. Normal blood pressure is 120 to 80. So an individual in the hypertension when BP is above the normal blood pressure like 122 increase हो जाता है तो उसको 140 90 तो that's called is a hypertension. So hypertension is a high blood pressure is also called the hypertension is a blood pressure that is higher than a normal. So I already told you the normal blood pressure 120 to 80 है. So your blood pressure is changed throughout the daily basis on your activity. So having a blood pressure is considerably above is a normal may result in a diagnosis of the higher blood pressure. So जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है तो उसको डायग्नोस्ट करने के बाद पता चलता है कि patient can be suffer from the hypertension. So next one is the hypotension. Hypotension may be defined as a physiological stage where there is an in the BP decrease. इसमें क्या है हाइपरटेंशन में बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो देन हाइपोटेंशन में क्या होता है बीपी जो है 120 से कम हो जाता है तो यू कॉल भी जब बीपी आपका डिक्रीज हो जाएगा तो यू कॉल्ड हाइपोटेंशन. तो इन द बीपी इज देन decrease in the normal level. So an individual is said to be a hypotension when in the BP is a reduced than normal blood pressure. So hypertension is divided into two types. First one is primarily hypertension, we call essential hypertension, and second one is the secondary hypertension. In the primary hypertension is the majority of cases where is a etiological is unknown cause and is the unknown of a primary hypertension. The following factor may be contributed to a prevalence of the BP. इसमें कोई स्पेसिफिक कारण नहीं पता होता कि हाइपरटेंशन किस वजह से हुआ है. सो लाइक डाइट की वजह से हो सकता है, डाइट नमक की ज़्यादा इंटेक की वजह से हो सकता है, सोडियम इंटेक उसकी वजह से हो सकता है. इसमें कॉज जो है वो अननोन है. सो फैक्टर इज अफेक्टिंग ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन लाइक डाइटरी इंटेक ऑफ अ मोर सोडियम एंड लेस पोटाशियम. तो इन सम केसेस ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन में भी इन हेरिडिटी इसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री भी आ सकती है, आपका लाइफस्टाइल कैसे है, आप डेली फूड में क्या ले रहे हो, कहीं सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं है ब्लड में, तो उसके कारण हो सकते हैं. लेकिन इसको हम अननोन फैक्टर में अननोन कॉज में काउंट करते हैं. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या है इज़ द अननोन कॉज ऑफ इज़ द नोन एज प्राइमरी हाइपरटेंशन. सो लाइक ए डाइटरी इनटेक of a more sodium and less potassium. In some cases, primary hypertension may be hereditary, like a decrease in vascular sensation of the nitric oxide is useful in the vasodilation. So, and on the other hand, in the secondary hypertension, where its etiology can be identified. तो प्राइमरली में हमें जो कॉज का कारण है वो अननोन रहता है और सेकेंडरी में क्या है भी हमें कारण पता होता है, जैसे कि रेनल डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर, क्रोनिक नेफ्रोटॉक्सिटी, आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, वाटर को सोडियम को सही तरीके से अब्जॉर्ब और बॉडी से वॉश आउट नहीं कर रही है. तो अगर पेशेंट रेनल डिजीज़ से सफ़र करता है तो उस केस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी रेनल डिजीज़ है पेशेंट को तो किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो हाउ कैन बी ए फिल्ट्रेट. तो उस केस में हो सकता है एड्रेनलिन डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं, हार्मोन की चेंजिंग की वजह से हो सकते हैं.
तो इसमें मेनली क्या है कि जो कॉज है हमें उसका पता होता है कि कारण क्या है। कहीं पेशेंट कोई डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहा है, मसल डिसऑर्डर। सम टाइम क्या होता है कि पेन की वजह से बॉडी में प्रेशर आने की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। तो मसल डिसऑर्डर में हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन में और एओर्टा वाइप में। इसमें क्या हो सकता है कि हमें कारण पता होता है। अगर तो पेशेंट को डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ही कैन बी सर्वाइव दी ओबेसिटी। तो उसमें मोटापे की वजह से भी हो सकता है, डाइट की वजह से हो सकता है। तो उसमें कारण पता होता है, ठीक है। प्राइमरली में क्या है, इन द अननोन कॉज। लेकिन सेकेंडरी में वेज भी कॉज जो है, कारण जो है वो हमें पता होना चाहिए। और पता होता है कि पेशेंट जो है किस वजह से हाइपरटेंशन में सफ़र कर रहा है। सो नेक्स्ट वन इज द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। सो मेनली कॉज क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाइपरटेंशन इज ए टू टाइप। फर्स्ट वन इज ए प्राइमरी, जिसमें हमें अननोन कॉज होते हैं। सेकंड वन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसके पीछे क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है हाइपरटेंशन का। जैसे कि पेशेंट को कोई किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कोई मसल पेन है, सेंट्रल न्यूरो डिसऑर्डर है, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। तो मेनली कॉज क्या है, एज। अगर ये देखो आप कि अगर एज डिपेंडेंस है कि अगर पेशेंट की बहुत ओल्ड एज है तो ही बॉडी उसकी ही और शी की बॉडी उसकी सही तरीके से काम नहीं करेगी, और उसमें जो फूड है वो सही तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होगा, किडनी भी सही तरीके से काम नहीं करती। तो एज फैक्टर मैटर करता है। लाइफस्टाइल मैटर करता है। लाइफस्टाइल लाइक के वो प्राइमरली में आ जाएगा। जैसे कोई भी पेशेंट है वो स्मोकिंग कर रहा है, या कोई ड्रग एडिक्शन है, या ड्रग एडिक्टिव है, या कोई ड्रग को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है, ओवरडोज ले रहा है, या सोडियम ज़्यादा ले रहा है, तो उसमें लाइफस्टाइल भी मैटर करती है। रेनर डिजीज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेनर डिजीज़ में क्या हो सकता है कि नेफ्रोटॉक्सिटी हो चुकी है, सही तरीके से आपके जो नेफ्रॉन हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं रेनल डिजीज़ के कारण। जेनेटिक फैक्टर मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर मम्मी पापा को या फैमिली की किसी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को हाइपरटेंशन फैमिली डिसऑर्डर है तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबिलिटी है कि वो सेम डिसऑर्डर रहे। जैसे कि ग्रैंड मदर को ग्रैंड फादर को हाइपरटेंशन था तो नेक्स्ट जनरेशन आपके फादर में भी हाइपरटेंशन आ गया, तो मे भी वो सेम डिजीज़ आप में भी आ सकती है, उस डिजीज़ के डिसऑर्डर आप में भी शो हो सकते हैं। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर मैटर करता है। ड्रग, अल्कोहल, लिकोराइज, ठीक है। तो आप जब कोई भी पेशेंट है वो ज़्यादा ड्रग ले रहा है ओवरडोज की वजह से, तो ड्रग क्या है, ड्रग में भी है प्रोड्यूस दी साइड इफ़ेक्ट, तो वो क्या करती है अपने साइड इफ़ेक्ट शो करती है बॉडी पे, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से हो सकता है। अल्कोहल ज़्यादा वजह से क्या होगा कि जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक सेक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी, HCl की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से अल्सर हो सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर के डिसऑर्डर हो सकते हैं, रेनल के डिसऑर्डर हो सकते हैं, CNS के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी पेशेंट कैन बी सर्वाइव दी हाइपरटेंशन। सो आर्टरी डिजीज़ की वजह से जब क्लोटिंग और प्लेटलेट की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में, तो उसकी वजह से क्या है जो ब्लड प्रेशर है वो सही तरीके से आर्टरी के अगेंस्ट काम करता है। वो क्या करता है, अगेंस्ट काम करता है, उसकी ब्लड की वॉल्यूम जो है वो अगेंस्ट काम करेगी आर्टरी के, तो उसके कारण की वजह से भी हो सकता है। हार्मोन की चेंजिंग की वजह से, एड्रेनालिन की वजह से, तो ये कंडीशनें हैं, ये कॉज हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्लासिफिकेशन हाइपरटेंशन टू टाइप, प्राइमरली जिसमें अननोन है और सेकेंडरी जिसमें हमें कारण पता होता है। आगे क्या है, जब हाइपरटेंशन क्या है, जब बीपी नॉर्मल बीपी से बढ़ जाए सो यू कॉल दी हाइपरटेंशन, और जब बीपी नॉर्मल से कम हो जाए यू कॉल दी हाइपोटेंशन।
अब क्या है, हाइपरटेंशन तो पेशेंट को हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन एजेंट। सो जो बीपी को नॉर्मल लेवल पे लेके आए, तो यू कॉल दी एंटी हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंशन वो वाली ड्रग जो बीपी को नॉर्मल कंडीशन में लेके आए, जो हाइपरटेंशन की को ट्रीटमेंट करे। हाइपरटेंशन इज़ अ डिजीज़ ऑफ द ब्लड वेसल। ये क्या है, एक कार्डियो डिसऑर्डर है, तो ये डिजीज़ ऑफ द ब्लड वेसल। सो वेस्क्यूलर बायोलॉजिकल आर्टरीज एंड ट्रीटेड द वेस्क्यूलर एंड थेराप्यूटिक ऑप्टिमल। तो इसमें क्या करते हैं हम, बहुत सारी ड्रग हैं जो अलग अलग तरीके से काम करेगी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ करेगी, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो एक अलग काम करेगा और आयोनाइजेशन करेगा, जिससे क्या है हमारा जो बीपी है वो सही, वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। तो एंटी हाइपरटेंशन वो वाली ड्रग है जो हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करेगी। सो टाइप ऑफ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग लाइक डायरेटिक, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, vasodilator, alpha blocker and center acting agent. These are the drugs we can use for the anti-hypertension. So first one is the diuretic. Diuretic में कौन सी ड्रग हैं और कौन सी क्लास है। सो थायाजाइड टाइप, इसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स, क्लोरोथायाडोन एंड थायाजिड। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, इसमें क्या आ जाएगी, माइलोराइड आ जाएगी एंड नेक्स्ट वन दी लूप डायरेटिक, इसमें फ्लूसामाइड आ जाएगी। दीज आर दी 3 टाइप ऑफ डायरेटिक। फर्स्ट वन इज थायाजाइड, सेकंड वन इज पोटाशियम स्पेयरिंग एंड लास्ट वन इज दी लूप डायरेटिक। और इनके अंदर ड्रग भी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड आ जाएगी थायाजाइड टाइप में, पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक में आ जाएगी, माइलोराइड एंड लूप डायरेटिक में फ्लूसामाइड। तो आगे इनके बेस पे हम इसका काम कैसे करेंगे, मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। तो थायाजाइड जितनी भी ड्रग हैं वो क्या करेंगी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाइपरटेंशन होने की वजह क्या है, फर्स्टली सोडियम की जब इनटेक ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगेंस्ट काम करता है। सोडियम क्या करता है, आपके पोटाशियम के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी रिदमिया है, रिदमिया की रिदम जो है पीक लेवल तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो पीक लेवल तक बढ़ जाएगी तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो वो अगेंस्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, किसके, आर्टरी के, सोडियम के कारण। तो हमारी जितनी भी थायाजाइड है वो क्या करेगी, सोडियम के लेवल को डिक्रीज़ करेगी, किसकी हेल्प की वजह से, यूरिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करके, और ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो है उसको कम करेगी अगेंस्ट किसके, जो काम कर रही है आपकी ब्लड हार्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, आर्टरीज वेज, तो उसको क्या करेगी, उसका वर्क लोड कम करेगी, प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को कम करेगी। फर्स्टली क्या करेगी, सोडियम के लेवल को डिक्रीज़ करेगी बॉडी से, किसकी हेल्प की वजह से, यूरिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करके विद द हेल्प ऑफ द किडनी क्या करती है, आपकी फिल्ट्रेशन को करती है। इससे किडनी क्या करेगी, आपकी फिल्ट्रेशन बढ़ा देगी और यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और सोडियम जो है बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू बाय यूरिन। तो इसकी वजह से जब सोडियम का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो ब्लड की जो वॉल्यूम है और आर्टरी के अगेंस्ट जो ब्लड प्रेशर है वो उसका आफ्टर लोड और प्री लोड दोनों कम हो जाएंगे, और कार्डियक आउटपुट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और हार्ट पे जो वर्कलोड है वो कम पड़ेगा और डिक्रीज़ हो जाएगा इन दी ब्लड प्रेशर। ऐसे आपकी थायराइड जो है वो काम करती है। Second one is how to work the potassium sparing diuretic. These are the drug in asynthetic in steroid that be antagonize in the aldosterone at the
इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर साइट. नेक्स्ट वन इज दी हाउ टू वर्क दी लूप डायरेटिक. लूप डायरेटिक काम कैसे करेगी, इनहिबिट करेगी को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम को. सोडियम को क्या है, सोडियम को आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोडियम जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या है आपकी पीक जनरेट होगी और पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है आफ्टर लोड और प्री लोड दोनों बढ़ जाते हैं और आर्टरी पे वर्क और जो ब्लड की वॉल्यूम है, जो ब्लड का प्रेशर है वो अगेंस्ट हो जाता है किसके, हार्ट के. तो बीपी पे वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है. तो इसमें लूप डायरेटिक क्या करेगी, लूप डायरेटिक इनहिबिट कर देगी को ट्रांसपोर्ट ऑफ किसके, सोडियम के, पोटाशियम और क्लोराइड के इन दी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ दी लूप ऑफ हेल्थ के. तो इसमें ड्रग कौन सी आ जाएगी, फ्रूसामाइड आ जाएगी. और नेक्स्ट वन इज दी बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर कौन से हैं, नॉन सिलेक्टिव, प्रोपेनोलोल, टिमोलोल और एटिनोलोल भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो. एटिनोलोल आ जाएगी सिलेक्टिव बीटा 1 में. एटिनोलोल और बीटा ब्लॉकर काम कैसे करते हैं. बीटा ब्लॉकर जो है एक्टिवेशन कर देते हैं बीटा 1 रिसेप्टर. बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन दी हार्ट के ऊपर. तो ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन कर देते हैं बीटा 1 रिसेप्टर की ऑन दी हार्ट के ऊपर, जिससे क्या होता है कार्डियक आउटपुट का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाएगी और एज वेल एज रेनल का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा और उस पर भी जो वर्कलोड बढ़ रहा है वो भी कम हो जाएगा. और एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग एंजाइम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम और सोडियम की जो ऑब्जॉर्प्शन है वो बढ़ी रहेगी और सोडियम जो है बॉडी से वॉश आउट होता रहेगा.